गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो रिवीजन लगा चुके होंगे, काफी सारी चीजों की प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हैं और अब बस तैयारी है पूरी पूरी एग्जाम्स की। बच्चे लोगों, दो चीजें आप लोगों को पढ़नी है, लॉ और साथ में बीसीआर भी। जी हाँ, तो दोनों को बराबर बैलेंस लेकर के तैयारी करिएगा। 60 मार्क्स का आपका लॉ का पोर्शन है तो 40 मार्क्स का आपका बीसीआर का भी पोर्शन है, तो उसको भी बराबर से साथ में लेकर के अपनी तैयारी को करिएगा। चलिए जी, तो आप लोगों के साथ में मैं बात शुरू कर देता हूं। कंपनीज एक्ट में हम लोग कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के ऊपर और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एंड डिक्लाइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इंडोर मैनेजमेंट, इन सारी चीजों पर बच्चों पहले ही बातचीत कर चुके थे। और नाउ अभी हम लोग बेसिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, बराबर की भी क्या इसके बेसिक्स रहेंगे और खास करके टाइप ऑफ कंपनीज क्या रहेगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए उन सब पर हमारी बात जो है वो यहां पर हो जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करता हूं बच्चों, डेफिनेशन ऑफ कंपनी से। क्लियर कट मैटर है, कंपनी का डेफिनेशन आप सबको पता है। कंपनी मींस कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में या प्रीवियस किसी कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनी की क्वालिटीज की बात करें तो काफी सारी क्वालिटीज हो सकती है। मैंने यहाँ पे वो मेजर क्वालिटीज लिए जिन पर क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांसेस बनेंगे, जिसके अंदर एक हमारा आया सेपरेट लीगल एंटिटी का। जो आप लोग सब जानते हो कि ये कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा। कंपनी अपने नाम से सूट फाइल कर सकती है, कंपनी पर उसके नाम से सूट फाइल हो सकता है, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली पता है। और इस पे जो फेमस केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का, वो भी आप लोगों को पहले से आता है, बराबर। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमको इसके एक्सेप्शंस के ऊपर भी बात करनी है, जिस पर मेनली क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कमेंट ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है बच्चों, कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी वैसे तो अनलिमिटेड वाली कंपनीज भी होती है, लेकिन जनरली अपने यहाँ लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी और लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज होती है। सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। तो अगर शेयर्स वाली कंपनी है तो जितना भी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स होगा वहां तक लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, और गारंटी है तो गारंटी के अमाउंट तक रहेगी। अच्छा पॉइंट बन सकता है बच्चों परपेचुअल सक्सेशन का, जो ये कहता है कि कंपनी एक ऐसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका उसकी मेंबर की लाइफ का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ने वाला है। द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी में कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बट दैट डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी। कंपनी हमेशा चलती रहेगी। और डेथ या इंसॉल्वेंसी का, मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी का कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कंपनी हमेशा चलेगी। ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी कंपनी को खत्म नहीं कर सकता। सिंपल सी हमारी बात थी बच्चों। कॉमन सील ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। और जनरली भाई हम जानते हैं कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो इसीलिए कंपनी अपने डायरेक्टर्स के थ्रू काम करेगी और वहां पे कंपनी का सील आता है। और आजकल हो गया कंपनी का सील आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आजकल ऑप्शनल हो गया बच्चों। अगर कंपनी के पास सील है तब तो सील लगा दीजिए डॉक्यूमेंट के ऊपर, कंपनी उससे बाउंड हो जाएगी। और अगर सील नहीं है तो ऑथोराइज करने के लिए देख लीजिएगा क्या क्या बोला हुआ है यहाँ पे। एटलीस्ट या तो दो डायरेक्टर के साइन हो जाए, या एक डायरेक्टर और साथ में कंपनी सेक्रेटरी का साइन भी अगर हो गया, अगर अपॉइंटेड है तो वो इक्वलेंट टू कॉमन सील हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं कि भैया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या है। तो हमने कहा कि भाई वैसे तो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में काम करता है वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कट इन। कंपनी के काम के लिए हम मेंबर्स को कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं करते हैं, बराबर। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए इस रूल का यूज करना चाह रहे हैं कि भाई फ्रंट में कंपनी रहेगी, हम चीटिंग कर लेंगे, फ्रॉड कर लेंगे और लायबल हमेशा कंपनी होगी। तो लॉ कहता है भैया कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा तो पीछे के जो भी लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स आप लोगों के कोर्स में है, टोटल 3 पॉइंट्स करीब आपको दे रखे हैं, और जिसमें से क्वेश्चंस खूब, फर्स्ट वाले पॉइंट पे तो खूब क्वेश्चन बना हुआ है जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाला है, कि अगर कंपनी को बनाने का पर्पस, बराबर से, अगर टैक्स की चोरी करना है तो कोर्ट सेपरेट लीगल एंटिटी को भूल जाएगा कोर्ट के डिसीजन से सारे के सारे, और वो उस मेंबर को कहेगा कि आप टैक्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बहुत प्यारा सा आपका केस है डिंशा मैनेजी पेटेंट वाला। फटाफट से समझा देता हूं बच्चों की, एक पर्सन है डिंशा और उसके पास में उसकी डिविडेंड और इंटरेस्ट की खूब सारी इनकम है। अब इनकम पर टैक्स बचाने के लिए उसने 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई, इन्वेस्टमेंट सारा वहां ट्रांसफर किया, तो ये रकम भी उन कंपनीज को शिफ्ट हो गई। तो जब इनकम कंपनीज को शिफ्ट हो गई तो इसका टैक्स तो कम हो गया, बराबर। अब कंपनीज ने यही पैसा वापस से इसको लौटाना शुरू किया एज ए लोन, तो ये पैसा डायरेक्टली इसके हाथ में आता तो टैक्स भरना पड़ता, ये पैसा घूम करके कंपनी के थ्रू इसके पास एज ए लोन आ रहा है तो टैक्स से बच गया।
लेकिन ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चली बच्चों। उसका रीजन ये हुआ कि इसने कंपनियों से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करवाया, तो लॉ ने कहा भैया कंपनियां क्यों बनाई। तो समझ में आ गया कोर्ट को कि कंपनी को बनाने का पर्पस टैक्स का चोरी करना था। उन्होंने कहा भूल जाइए, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, चारों कंपनियां और डिंशा एक ही पर्सन है और डिंशा को टैक्स देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सेम उसी तरह से फ्रॉड के केस में, जहां पे कंपनी को बनाने का पर्पस लोगों के साथ चीटिंग करना, फ्रॉड करना है, तो भी ऐसे ही किया जाएगा। फेमस केस है गिलफर्ड मोटर कंपनी का बच्चों। कंपनी का नाम है गिलफर्ड मोटर कंपनी। कंपनी का एक एमडी है, डायरेक्टर है मिस्टर हॉर्न, और वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कंपनी को कल को अगर छोड़ भी दिया तो वो कंपनी के कंपटीशन में बिजनेस चालू करता है तो उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उनके कस्टमर्स को अपने पास में नहीं बुलाएगा, या बुलाने के लिए कुछ इस तरह के इलीगल तरीके या अनएथिकल तरीकों को यूज नहीं करेगा। बराबर, उसने जॉब छोड़ दिया, खुद का एक कंपनी ओपन कर लिया और गिलफर्ड मोटर के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, डिस्काउंट डिस्काउंट देकर के। देखो कंपटीशन करना अलग चीज है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली उनको इन्फॉर्म करना, बुलाना, वो चीज गलत हो जाती है। वो उसने शुरू किया। बराबर, जिस वक्त में उसके अगेंस्ट में उसको पूछा गया तो उसका जवाब था कि सर मैं थोड़ी अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये तो कंपनी अट्रैक्ट कर रही है और मैं और कंपनी तो अलग है। कोर्ट मानता है यहाँ पे, फाइनल कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे, कोर्ट ऑफ अपील का, कि कंपनी बनाने के पीछे पर्पस ही आपका ये था कि उस कंपनी के कस्टमर को अट्रैक्ट करो और पकड़े जाने के पे बोलो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ था, वो कंपनी तो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी को हटा दिया, मान लिया गया कि ये दोनों कंपनीज एक ही हैं, जो जेएम हॉर्न कंपनी और हॉर्न है, और उसको ये काम नहीं करने दिया जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। सेम ऐसे ही बच्चों डेमलर वाले केस के अंदर भी आपके पास में है, जहां पे पब्लिक पॉलिसी को बचाने के लिए ये चीज की गई, और बहुत फेमस सा केस इसके अंदर भी है। Company was incorporated in England, named Continental Tire and Rubber for the purpose of selling tire in England, which were manufactured in Germany. बराबर से। तो अब अगर हमको ये पता लगाना हो कि कहीं कंपनी एनिमी कैरेक्टर की तो नहीं है, तो भी ये चीज काम में ली जाएगी। अब एक शेयर को छोड़ के सारे शेयर जो है वो जर्मन रेजिडेंट के पास में थे, सारे के सारे उस कंपनी के डायरेक्टर जो थे वो भी जर्मन रेजिडेंट थे। बराबर, और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी और इंग्लैंड आपस में दोनों दुश्मन थे। आप सोचे जर्मनी से कंपनी इंग्लैंड में आती है, बिजनेस चालू करती है। बराबर, और पता लगता है कि भाई सारे शेयर होल्डर भी मान लीजिए वहीं के, और बाद में जाके पता लगता है कि दोनों कंपनीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई। अब वॉर के टाइम पे एक कंपनी जो इंग्लैंड में बनी हुई है, लेकिन उसके मैक्सिमम शेयर होल्डर डायरेक्टर जर्मनी के, अब क्या करना। अब ऐसे में बच्चों यहाँ पे कंपनी जो है वो इस कंपनी का अगेंस्ट में सूट फाइल करती है डेब्ट की रिकवरी के लिए। ये माना जाता है कि वैसे तो भले ही कंपनी के पीछे जर्मनी के लोग हैं, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है, ये लोग अलग है, लेकिन सीधा सीधा सा फंडा ये है बच्चों कि वॉर के टाइम पे सेपरेट लीगल एंटिटी को भूला जाएगा, कोर्ट पर्दा हटाएगा, और अगर पता लगा कि पीछे के लोग डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स वो हमारी एनिमी कंट्री के लोग हैं, तो फिर एक्शन की परमिशन नहीं दी जाएगी कि नहीं भैया हम आपका जो केस आपने किया वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपको इसमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, सिंपल सी बात थी, फटाफट से चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। इसमें पीएफआई का डेफिनेशन भी आपको देके रखा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी भी एक बार लिस्ट पढ़िएगा। बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है कि जहां पे गवर्नमेंट के पास में उसका कैपिटल है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और या फिर जिसको किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर साथ में बनाया गया हो। चलिए जी, अब बच्चों क्लासेस ऑफ कंपनी में सबसे सिंपल आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, कितना, जितना अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स है, 10 रुपीज का शेयर है, 7 दे दिया, 3 की आपकी लायबिलिटी बनेगी, सिंपल है। गारंटी कंपनियां जो ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज की तरह से होती हैं, बराबर, और इनमें जितना अमाउंट आपने गारंटी के लिए दिया उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाला है। डिफरेंस ये है कि शेयर्स पर जो पैसा है वो कभी भी कॉल हो सकता है कंपनी के लाइफ टाइम पे, वाइंडिंग अप पे, लेकिन गारंटी वाला पैसा सिर्फ वाइंडिंग अप पे कॉल होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स अपन लोगों को गारंटी वाले पॉइंट्स के अंदर बच्चों ध्यान में रखने चाहिए। सिंपल सा हमारा पॉइंट है। आप लोगों में से कई जनों ने पूछा सर अगर ये सेक्शंस हम लोगों को याद नहीं रहे और हम खाली सेक्शन 2 लगा दे तो काम हो जाएगा क्या? बच्चों देखो, वैसे भी इतने सारे में से डेफिनेशन का मैं मानता हूं कि इस चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन हद से हद बन सकता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन नहीं याद है तो सेक्शन 2 लिख करके आप चला सकते हैं, लेकिन रॉन्ग सेक्शन अगर आपने लिख दिया तो मार्क्स आपके जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसका। बराबर, सिंपल है बच्चों, सिमिलरिटीज, दोनों कंपनियां सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो आप क्या उनमें डिससिमिलरिटीज है, एक में गारंटी अमाउंट है, एक में अनपेड अमाउंट है। गारंटी अमाउंट सिर्फ वाइंडिंग अप पे कॉल होगा, शेयर वाला अमाउंट कभी भी कॉल हो सकता है। बराबर बच्चों, गारंटी वाला अमाउंट को ट्रांसफर करने की परमिशन जरूरी नहीं होती है। शेयर का अमाउंट आप अपना किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। गारंटी वाली कंपनियां नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है जनरली, जबकि लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनियां प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है। ठीक है,
सबसे फेमस कंपनीज में आता है बच्चों प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी की क्वालिटीज क्या है? सबसे पहला बच्चों राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। शेयर्स को ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, देखिए। सेकंड नंबर, मेंबर्स का मैक्सिमम लिमिट 200, जिसमें 1% कंपनी एक्सेप्शन है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम सब 1 ही होता है बराबर से। तो नंबर ऑफ मेंबर 200 तक रहेंगे, लेकिन उसमें वो लोग जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज हैं और साथ में शेयर होल्डर्स भी हैं, उनको हम इस 200 की लिस्ट में काउंट नहीं करेंगे। अपना एक फेमस सा क्वेश्चन है, आप लोगों क्लास में करवा रखा है, उस क्वेश्चन को पक्के से आपको करना चाहिए, जहां पे हमने क्वेश्चन किया कि भाई इतने लोग मेंबर हैं, इतने डायरेक्टर हैं, इतने हमारे एक्स एम्प्लॉइज हैं, इतने हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो वाला क्वेश्चन इस पे आपको जरूर देख करके जाना चाहिए बराबर। फिर बच्चों एम्प्लॉइज के साथ साथ ऐसे लोग जो हमारे एक्स एम्प्लॉइज हैं, मतलब पहले वो एम्प्लॉय थे, फिर हमने उनको शेयर होल्डर बनाया, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दिया, तो एम्प्लॉय की जगह तो एक्स एम्प्लॉय हो गए, लेकिन स्टिल दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, उनको भी इस 200 की लिस्ट में शामिल नहीं करना है। और ज्वाइंट शेयर होल्डर्स अगर हैं, जैसे 10 कपल है जिन्होंने मिलकर शेयर लिए हैं, तो 10 कपल के हिसाब से तो 20 लोग हुए वो, लेकिन उनको 10 ही काउंट करना है अपने को, ये आप लोग ध्यान रखोगे। और ये प्रोहिबिट करती है पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती कोई भी प्राइवेट कंपनी, कि पब्लिक को आपने शेयर्स डिबेंचर्स कुछ भी इशू कर दिया, वो इसके लिए परमिसिबल नहीं होगा। चलिए जी, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी। पेड अप कैपिटल बच्चों दोनों की अभी तक मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी दोनों की अभी तक डिसाइडेड नहीं है, एज में भी प्रिस्क्राइब है, जिसका रूल अभी तक नहीं आया है। और बच्चों अगर एक पब्लिक कंपनी है और उसकी सब्सिडरी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, तो ये सब्सिडरी कंपनी जो है प्राइवेट वाली, वो डीम टू बी पब्लिक मानी जाएगी, मतलब रहेगी प्राइवेट, नाम भी चेंज नहीं होगा, लेकिन कई सारे रूल्स उस पर पब्लिक कंपनी के लगेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, कल को आप सोचो कि प्राइवेट की सब्सिडरी पब्लिक है तो सर उसको भी प्राइवेट मान लो, तो ऐसा नहीं है रूल, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिफरेंस वाला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात डिफरेंस के अंदर नहीं है। मैं आपको लेके आता हूं बहुत फेमस बच्चों ओपीसी, जिस पर आपने काफी सारे क्वेश्चंस भी देखे, ओपीसी पे हमारे खूब क्वेश्चंस मिलते हैं। 1% कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होगा, एक ही पर्सन एज ए मेंबर काम करेगा बच्चों, सिंगल पर्सन एज ए मेंबर बराबर। और ये कंपनी लॉफुल पर्पस से खुलेगी, ये प्राइवेट कंपनी का टाइप है बच्चों, अपन ने इसीलिए वहां पढ़ा था कि भाई एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी 200 मेंबर मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें कम से कम एक डायरेक्टर होगा, लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मेंबर इसमें एक ही होगा बच्चों, लेकिन डायरेक्टर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। ओबीसी में भी फॉर्म या तो लिमिटेड बाय शेयर्स से खुलेगी, या लिमिटेड बाय गारंटी से खुलेगी, या अनलिमिटेड से खुलेगी, कैसे भी आप ओपन कर सकते हैं। अब इसमें जो मेंबर बनेगा वो सिंगल पर्सन बच्चों, वो एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए आपकी और मेरी तरह से, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं आप भी हैं मैं भी हूं, और साथ में रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सर रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब यहां पे दे रखा है कि जिस साल कंपनी हम ओपन करने का सोच रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल रेजिडेंट इन इंडिया, अ पर्सन हु हैज स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड मिनिमम 180 डेज, कम से कम 182 दिन, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर आप कंपनी को 1920 में खोलने का सोच रहे हैं, तो ये पर्सन पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 18-19, पहले कैलेंडर ईयर था अभी फाइनेंशियल ईयर हो गया, पिछले पूरे साल यानी 18-19 में 182 दिन इंडिया में रहा होना चाहिए। अब कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है, भले ब्रेक्स में रहा हो, लेकिन एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, तभी वो बंदा कहलाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। तो तीनों क्वालिटीज चाहिए। ये क्वालिटी बच्चों उस 1% में भी चाहिए जो कंपनी खोल रहा है, और उसके नॉमिनी में भी चाहिए। सर नॉमिनी कौन होता है? कल को एक ही पर्सन है बेचारा ओपीसी में जो कंपनी का मेंबर है, और उसकी डेथ हो गई तो कंपनी का क्या होगा? तो पहले से जैसे इंश्योरेंस वगैरह में होता है, एक नॉमिनी का नाम आपको देना पड़ेगा जो इसकी डेथ के केस में वो कंपनी को संभालेगा बराबर। और उसमें भी ये सारी क्वालिटीज, नंबर 1 नेचुरल पर्सन, नंबर 2 इंडियन सिटीजन, नंबर 3 रेजिडेंट इन इंडिया, तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है बराबर। फिर बच्चों अगला पॉइंट क्या कहता है? नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1% कंपनी, एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द सेड पर्सन शैल नॉट बी नॉमिनी फॉर मोर देन 1%। एक बंदा एक ही कंपनी को चला सकता है, ओपीसी एक बंदा एक ही बना सकता है, और एक का ही नॉमिनी हो सकता है। मतलब एक बंदा एक साथ दो कैपेसिटी में सिर्फ कब आ सकता है? खुद की ओपीसी हो और किसी और ओपीसी का नॉमिनी हो, है ना। दो जगह नॉमिनी नॉट अलाउड है, दो ओपीसीज ओपन करना उसके लिए अलाउड नहीं है। और बच्चों वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन मोर देन 1% कंपनी, बाय चांस कभी ऐसा हो गया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर कि एक पर्सन ने अपना ओपीसी ओपन किया, ए ने,
नॉमिनी मान लीजिए बी को बना दिया, बराबर। एक और पर्सन है और बी ने बच्चों अपनी खुद की भी एक कंपनी खोल ली जिसका नॉमिनी हो सकता है ए को ही बना दिया, और मैं कहता हूं सी को बना दिया, ठीक है। अब बच्चों ए की अगर डेथ हो गई तो ये नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी एक कंपनी का मेंबर है, और एक पर्सन दो ओपीसी कभी नहीं चला सकता है। तो ऐसे में लॉ कहता है कि हम इसको 180 डेज का टाइम देंगे बच्चों। 100 वो 82 दिन थे, 182 दिन, ये 180 दिन है। 180 डेज का ऐसा होने से उसको टाइम मिलेगा कि वो सेलेक्ट कर सकता है किसका मेंबर बनना, किसका नॉमिनी बनना, कंपनी को मिक्स करना, बंद करना, जो चाहे। 180 दिन बाद एक कंपनी में वो मेंबर और एक में नॉमिनी दिख सकता है, उसके अलावा नहीं। फिर बच्चों माइनर कभी भी नॉमिनी नहीं बनेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन कराऊंगा अभी इसके ऊपर। माइनर कभी भी नॉमिनी नहीं बनेगा, और साथ में बच्चों वो कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी हेल्ड किसी भी कंपनी में इसमें नहीं करने वाला, माइनर बीच में आएगा ही नहीं, ठीक है। ये कंपनी बच्चों कभी भी ना तो बनेगी ना इनकॉर्पोरेट होगी। सेक्शन 8 कंपनी जो अभी अपन पढ़ने वाले, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ना तो उसमें रजिस्टर्ड होगी ना उसमें कन्वर्ट होगी। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कंपनी एनबीएफसी फॉर्म में भी नहीं आएगी, ना ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज करेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ भी नहीं। फिर बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, जिस पर खूब क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लीजिए कि सच कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। ये कंपनी दो बनने के 2 साल तक किसी और टाइप की कंपनी में, कल कोई प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहे तो बिल्कुल हो सकती है, पब्लिक में होना चाहे तो रिक्वायरमेंट पूरी करके हो सकती है ना, लेकिन 2 साल तक नहीं होगी। लेकिन अगर 2 साल के अंदर कुछ ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि इन 2 सालों में ही पहले ही अगर इसका कैपिटल 50 लाख से बढ़ गया, 2 साल से पहले ही, या 2 साल में इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है बच्चों वो 2 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा हो गया, मतलब कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से अगर ऊपर निकल गया इन 2 सालों के पहले ही, तो फिर ये कन्वर्जन की कोई रेस्ट्रिक्शन, अपने आप ही कन्वर्ट मान लिए जाएंगे। यानी एक तरह से आप समझ लें कि ये ओपीसी की मैक्सिमम लिमिट है कि इनका कैपिटल 50 लाख से बाहर नहीं जाएगा और इनका टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से बाहर नहीं जाएगा। अगर गया, अच्छा 2 साल बाद जा रहा है तब तो 2 साल बाद तो वैसे भी कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना, लेकिन 2 साल से पहले में भी अगर ये कंडीशंस पूरी हो गई तो इनका कन्वर्जन होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ओपीसी का फंडा है बच्चों, क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, अच्छे से पढ़ के जाना। सेम इसी तरह से स्मॉल कंपनी, दोनों का ये पॉइंट तो सेम है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी और सच हायर अमाउंट। अब ये जो मैंने वहां पे आपको याद हो तो फ्यूचर की बात लिखी थी, 10 करोड़ रुपए हो सकता है, आप चाहें तो एग्जाम में उसको लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने को सारे इसी पर करने हैं। आप चाहें तो पूरी लाइन को लिखें, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब व्हिच इज 10 करोड़, या अगले वाले में 100 करोड़ है, जो भी कुछ है आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे 50 लाख पे होंगे। एंड साथ में लगा हुआ है बच्चों, जैसे वहां पे भी एंड लगा, वहां पे याद रखिएगा, वहां पे ओपीसी के अंदर और था, दोनों में से कुछ भी हो गया तो ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ओपीसी बनाए रखना है तो दोनों कंडीशंस बनाए रखनी पड़ेंगी, एक भी गई तो गया। सेम पॉइंट बच्चों यहां है, स्मॉल कंपनी अगर किसी कंपनी को डिक्लेयर करना है तो दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करनी पड़ेगी। एक भी कंडीशन अगर नहीं है तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं है। सेम रिक्वायरमेंट, कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर बच्चों 2 करोड़ का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, बराबर, सीधी सी बात हो गई। चलिए जी, अब बच्चों स्मॉल कंपनी में भी क्वेश्चन रहेंगे। ये इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, समझ रहे हैं आप बात को, प्राइवेट कंपनी का टाइप है, लेकिन इसका टर्नओवर भी कम है, इसका कैपिटल भी अपने आप के अंदर कम हो गया, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया बच्चों, स्मॉल कंपनी का नाम दे दिया। लेकिन ये कंपनी इन आगे वाले जो फॉर्म्स में आपको पढ़ाने वाला हूं इनके अंदर बच्चों ये कभी भी ओपन नहीं होगी, आप लोगों को ध्यान में रखना है। सर ये किसमें ओपन नहीं होगी बच्चों, एक स्मॉल कंपनी न तो कभी किसी की होल्डिंग होगी ना किसी की सब्सिडरी होगी, क्योंकि वो होते ही आपका एरिया बढ़ जाता है। एक स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 फॉर्म में, सेक्शन 8 फॉर्म में ना तो ओपीसी खुल सकती है क्योंकि उसमें भी टर्नओवर और कैपिटल है, ना यहाँ पे एक स्मॉल कंपनी खुल सकती है क्योंकि इसमें भी कैपिटल और टर्नओवर है, जबकि आप जानते हो इस वाली में तो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। और बच्चों कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट है, ऐसा कोई एक्ट में कभी स्मॉल कंपनी नहीं खुलेगी। ये एक स्मॉल साइज की प्राइवेट कंपनी है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बच्चों फेमस कंपनीज और आई हमारे पास, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो है जो किसी की सब्सिडरी है। सब्सिडरी कंपनी बनने के दो तरीके बच्चों, या तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर के कंपोजिशन पर किसी और कंपनी का कंट्रोल हो जाए। बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड में 7 डायरेक्टर्स है बच्चों, और एक अनदर कंपनी एच लिमिटेड, इनमें से 4 या 4 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर रखती है। लोन दिया है इन्होंने और कुछ किया है, हेल्प की, और पावर क्या मिला है कि 7 में से 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर टोटल सारे के सारे 7
उनको अपॉइंट करने का पावर किसी और कंपनी के पास में गया तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और ये कंपनी कहलाएगी सब्सिडरी। तो एक तरीका तो ये है, और लगा के दूसरा तरीका, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द, बच्चों पहले यहां पे कैपिटल हुआ करता था, नाउ वो टाइम चेंज होकर के हो गया टोटल वोटिंग पावर आइदर ओन और टुगेदर विद द वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। बात को बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी कि सर ये टोटल वोटिंग पावर कैसे आता है? आपको पता है जनरली 1 पर्सन 1 वोट, जब तक डिफरेंशियल वोटिंग राइट नहीं हो, वो भी आपके कोर्स में है नहीं, टेंशन नहीं लेने का है। टोटल वोटिंग पावर के आधे से ज्यादा पर अगर किसी का कंट्रोल हो गया, बराबर, किसी दूसरी कंपनी का आधे से ज्यादा वोट उनके पास चले गए, तो भी होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। और ये बच्चों या तो किसी एक कंपनी के पास में गए या अपनी एक या ज्यादा सब्सिडरी के पास मिला के भी ये राइट्स अगर गए, तब भी सेम रूल लगेगा। कैसे होता है सर? एग्जांपल देके समझाओ। अभी आपको समझाता हूं बच्चों। ये एग्जांपल देखो, जहां मैंने एक लाइन बोली थी, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। अगर कंपनी एक्स है बच्चों, वो सब्सिडरी है वाई की, समझना, यानी मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये एक्स कंपनी है और वाई की सब्सिडरी है, मतलब वाई इसकी होल्डिंग हो गई, बराबर। और वाई जो है वो खुद सब्सिडरी है बच्चों जेड की। वाई खुद अगर सब्सिडरी जेड की है तो जेड के लिए ये दोनों ही कंपनियां सब्सिडरी मानी जाएंगी, आप देख सकते हो। देन एक्स इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ जेड कंपनी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब सोचो किसी कंपनी के 1000 वोटिंग राइट्स हैं टोटल। अब 1000 में से 501 भी अगर किसी कंपनी के पास में आ गए तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, समझिएगा। अब बच्चों ये कंपनी है, मान लीजिए ए लिमिटेड, ठीक है, सुनना। बी लिमिटेड हमारी एक कंपनी है जिसके पास में करीब ए लिमिटेड के 300 वोट पे राइट आ गया बी लिमिटेड के पास, ठीक है। फिर बच्चों एक और कंपनी है सी लिमिटेड, जिसके पास में लगभग 250 वोटों का ए लिमिटेड के 250 वोट्स पर वोटिंग का राइट इनके पास में आ गया। ये दोनों अलग अलग कंपनियां बच्चों, समझना। इन दोनों की एक होल्डिंग कंपनी है बच्चों जिसका नाम है डी लिमिटेड। ये इन दोनों की होल्डिंग है, ये दोनों इसकी सब्सिडरी है। तो अब लॉ क्या कहता है? कोई भी कंपनी या तो खुद हेल्ड करे या अपनी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी के साथ मिलके भी किसी कंपनी का मोर देन 50% शेयर हेल्ड कर ले, तो भी देयर इज अ रिलेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो यहाँ पे 300 एंड 250 टोटल इज 550 बच्चों। वेदर डी लिमिटेड ने एक भी शेयर एक्वायर नहीं किया है, बट फिर भी बच्चों यहाँ होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। डी और ए के बीच में देयर इज अ होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप, बिकॉज आपने खुद नहीं लिया हो भले, लेकिन सब्सिडरीज के थ्रू मिल करके ले लिया तो भी एक ही बात कही जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। टोटल वोटिंग पावर का मीनिंग मैंने आपको सिंपल बता दिया। लेयर वाला पॉइंट डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि 2 से ज्यादा लेयर अब सब्सिडरी कंपनीज की नहीं होगी, बस इतना आपको याद रखना है। ये देखिए 2 लेयर से ज्यादा नहीं होगी। चलिए जी, फटाफट से हम आगे बढ़ गए बच्चों। एसोसिएट कंपनी क्या होती है देख लीजिए। हमने कहा एक ऐसी कंपनी है जो अदर इन विच अदर कंपनी, एक कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर ये कितना होता है? लेकिन सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, और इसमें जॉइंट वेंचर भी आजकल इंक्लूड रहेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है 20% ऑफ वोटिंग पावर। तो 20 से लगा के 50% तक का वोटिंग पावर अगर किसी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का, देखो 50 से ऊपर हो गया तब तो होल्डिंग सब्सिडरी, 50 तक का है, कम से कम 20, अधिक से अधिक 50, कम से कम 20, हाईएस्ट मैक्सिमम इज 50%, तो हम कहेंगे कि वो कंपनी एसोसिएट कंपनी होगी बच्चों। कौन सी वाली? जिसमें आपने शेयर हेल्ड किए वो मेन कंपनी के एसोसिएट हो गए, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब यही है, ज्वाइंट अरेंजमेंट। आप लोगों को मैंने टाटा विस्तारा का एग्जांपल दिया था कि विस्तारा एयरलाइंस जो है वो टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का ज्वाइंट वेंचर है, बराबर, क्योंकि उन दोनों कंपनीज ने मिलकर एक कंपनी में 20 से 50% शेयर हेल्ड किए हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एसोसिएट कंपनी। अदर कंपनीज है बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी, किसी भी कंपनी के कैपिटल के एटलीस्ट, यहाँ कैपिटल या वोटिंग पावर नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल जिसमें सब आ गया, इक्विटी प्रेफरेंस, उसके 51% पर अगर गवर्नमेंट का होल्ड है बच्चों, फिर वो भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट हो, चाहे इनका कॉम्बिनेशन हो, सेंट्रल स्टेट 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 कुछ भी चलेगा, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी और गवर्नमेंट की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होगी, आपको ध्यान रखना है। अब कई बार क्या कंफ्यूजन हुआ बच्चों, एक कंपनी है ए लिमिटेड, बराबर, और उसकी एक सब्सिडरी, उसने एक कंपनी को एक्वायर कर लिया बच्चों, इस कंपनी के 51% वोटिंग पावर ले लिए, और ये ए लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो बट ऑब्वियसली बी भी गवर्नमेंट कंपनी होगी, ये आपको समझना है, बराबर। लेकिन बच्चों दो गवर्नमेंट कंपनीज ने मिला करके अगर इसके कुछ परसेंट शेयर ले लिए, तो वो दोनों मिल करके किसी एक की सब होल्डिंग नहीं हो सकती ना। हमने क्या कहा था? कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ मिल करके किसी को
किसी के शेयर हेल्ड कर सकती है, तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। लेकिन दो कंपनियां जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, वो मिलकर के किसी और कंपनी के 50 से ऊपर शेयर ले लें, तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा बच्चों, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन इसमें ऐसा भी दिया था मैंने कि एक कंपनी है बच्चों जैसे बी लिमिटेड, ठीक है, अब बी लिमिटेड के शेयर्स का 40% पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया और 15% पार्ट बच्चों किसी गवर्नमेंट कंपनी ने ले लिया। तो क्या ये होल्डिंग, ये कंपनी भी गवर्नमेंट होगी क्या? यस सर हो जाएगी सर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी ने मिला के ले लिया ना सर 55%। नहीं होना चाहिए बच्चों, या तो दोनों तरफ गवर्नमेंट हो, सीजीएसजी या कॉम्बिनेशन एसजीएसजी कॉम्बिनेशन, या फिर अकेले कोई गवर्नमेंट कंपनी 51% शेयर ले लेती तो उसकी सब्सिडरी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी मान लेते, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते सर है ना गवर्नमेंट कंपनी के पास, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडरी तो नहीं है ना, 15% से आप सब्सिडरी नहीं बनते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज बच्चों जिसका इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, बिजनेस प्लेस बच्चों इंडिया में है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर का है। बिजनेस प्लेस चाहे वो एजेंट के थ्रू कर रही है, फिजिकली कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रही है, कैसे भी कर रही है, कोई भी एक्टिविटी बिजनेस इंडिया के अंदर है तो वो कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाएगी, उस पर रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बहुत जबरदस्त कंपनी और आती है बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी, सुपर हिट पॉइंट है, बहुत जबरदस्त वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कंपनियां जिनको लाइसेंस लेकर के काम स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों, आरओसी से लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस किन कंडीशन पे मिलेगा, ये कंपनियां नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए होंगी। हाँ, प्रमोट करना कॉमर्स को, आर्ट को, साइंस को, स्पोर्ट को, एजुकेशन को, रिसर्च को, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, इन सबको, ठीक है। मेंबर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा बच्चों, बिल्कुल समाज सेवा है, ध्यान रखिएगा। और ये कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी भी तो उसी पर्पस के लिए वापस से लगा देगी, कभी भी मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी बच्चों, ध्यान से सुनना। इवन अगर कल को इस कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, ये कंपनी बच्चों बंद भी होती है, तो बंद होने के बाद भी अगर कुछ सरप्लस बचता है बच्चों, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आ जाएगा, अगर बंद होगी, बंद होने के बाद कुछ बच गया पैसा, सारी लाइबिलिटीज पे कर दी फिर भी बच गया, तो बच्चों किसी चैरिटी के अंदर ये पैसा ये देंगे। सेम सेक्शन 8 कंपनी कोई दूसरी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसको पैसा डोनेट हो जाएगा, लेकिन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बच्चों, ये कभी भी नहीं होगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बच्चों मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंज बिना परमिशन नहीं करेगी, सारे बेनिफिट्स जो एक लिमिटेड कंपनी के होते हैं वो इनके भी रहेंगे, अपने नाम के साथ में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स शायद यहाँ पे दे रखे हो आपको, ये देखो, तमन्ना फाउंडेशन मुंबई हो गया, है ना, भारत एग प्रोड्यूसर्स हो गया, हैदराबाद भावनगर पोलो क्लब हो गया, किसी के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये वाला पॉइंट एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है। कल को अगर इन्होंने ऊपर वाले 3 कंडीशन में से किसी को भी ब्रेक किया तो इनको हियरिंग का चांस देने के बाद, रीजनल डायरेक्टर आफ्टर गिविंग चांस ऑफ हियरिंग, बराबर, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद में क्या कर सकता है वो चीज देखिएगा, लाइसेंस बच्चों कैंसिल कर सकता है। बहुत जबरदस्त बात होगी कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर लगा कि वाकई में इन्होंने ब्रेक किया है, इन्होंने कंडीशंस पूरी नहीं की, तो सुनवाई का मौका देने के बाद लाइसेंस वापस हो जाएगा। और रिवोकेशन का असर क्या होगा, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, अब आपकी कंपनी तो रही नहीं, या तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा बच्चों साथ में। उसके अलावा बच्चों खास बात समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर को अगर लगे पब्लिक इंटरेस्ट में, तो बच्चों दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ उसका अमालगमेशन का ऑर्डर कर देंगे। भाई या तो इस कंपनी को चलने दो, लेकिन अब प्रॉफिटेबल कंपनी की तरह चलाओ, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाओ। दूसरा काम, दूसरी किसी सेक्शन 8 कंपनी जो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली हो उसके साथ क्लब कर दो, उसको अमालगमेट कर दो, या फिर वाउंड अप का ऑर्डर दो, बंद करने का, वाइंडिंग अप ऑर्डर हो जाएगा। इनमें से कुछ भी बच्चों हो सकता है अगर कंडीशन पूरी नहीं की, ठीक है। और पेनल्टी और लगेगी बच्चों, कंपनी के अगेंस्ट में 10 लाख से 1 करोड़ है, डायरेक्टर्स लोगों के अगेंस्ट में इम्प्रिजनमेंट, फाइन बोथ 447 फ्रॉड में लगता है। अभी मैंने आपको कहा डिटेल आपके कोर्स में नहीं है बच्चों। 2 तरह की कंपनी और है, डोरमेंट और निधि कंपनी, लिस्टेड और अनलिस्टेड भी है वैसे तो। अब ये कंपनी ज्यादा इतनी, वैसे तो सीए फाइनल के सेक्शन से हैं पर आपके कोर्स में दे दिए। डोरमेंट कंपनी बच्चों, डोरमेंट पार्टनर की तरह होती है, जो कंपनीज अभी काम कुछ भी नहीं करेगी, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आपने कंपनी अभी बना ली, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट चालू होने में टाइम है, तब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए ताकि कंपनी के नाम से आप ट्रेडमार्क ले सको, पेटेंट करवा सको, इसलिए ऐसी कंपनी खोल ली जाती है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, बराबर। अब इसके लिए बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है, ये कोई भी एन एप्लीकेशन, आरओसी को हम एप्लीकेशन देंगे कि सर कंपनी अभी 1-2 साल बिजनेस तो करेगी नहीं, और बिजनेस नहीं करेंगे तो आपने कहा था 180 दिन में बिजनेस नहीं करते दिख रहे हो तो कंपनी बंद करो, अपन ने पढ़ा 6 महीने के अंदर ही, लेकिन यहाँ टाइम लगने वाला है, तो हम आरओसी को बोलेंगे सर आप हमको स्टेटस ही डोरमेंट का दे दो।
अब बच्चों खास चीज के 4 पॉइंट, दिस कंपनी हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये कंपनी कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। तो सर ये होते क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन लिखा है बच्चों, मतलब ये जो 4 हैं वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी ये 4 काम एक डोरमेंट कंपनी कर सकती है, इसके अलावा डोरमेंट कंपनी कुछ भी नहीं करेगी। सर ये 4 काम कौन से बच्चों? आरओसी का फीस वो तो देना पड़ेगा, बराबर। इस एक्ट या किसी और एक्ट में कुछ पैसा देना पड़ा, कोई भी फीस भरनी पड़ी, कुछ भी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। शेयर्स का अलॉटमेंट जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, जैसे कल को कह दिया जाए कि प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 1 लाख का कैपिटल रखना है, जैसे पहले था, उतने शेयर्स तो लेने पड़ेंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और उसके अलावा बच्चों मेंटेनेंस के लिए, जो भी ऑफिस मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उसका जो पैसा लगेगा ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कंपनी तो चल ही रही है, भले प्रोजेक्ट के ऊपर चल रही है, तो वो अपने को जरूर इसके अंदर करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजेक्शन एक गवर्नमेंट कंपनी कर सकती है, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। तो आप एप्लीकेशन दोगे, रजिस्ट्रार क्या करेगा कि एप्लीकेशन दोगे और आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस वो इश्यू कर देगा, सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा कि भाई ये कंपनी अभी से डोरमेंट कंपनी। फिर जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो आप उसको नॉर्मलाइज कंपनी की तरफ से चलाइए, सर्टिफिकेट सरेंडर करिए और कंपनी को चलाइए, अपने को ध्यान रखना है। निधि कंपनी बच्चों नाम से पता लग रहा है ये फंड्स क्रिएट करती है, ये लोगों में सेविंग्स की आदत को प्रमोट करती है। निधि कंपनी मीन्स कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है एज अ निधि, बराबर। ऑब्जेक्ट इसका यही है, लोगों में कल्टिवेटिंग हैबिट, मतलब जो सेविंग का हैबिट है उसको इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। मेंबर से डिपॉजिट लेना और मेंबर्स को ही वापस, इधर मेंबर से लिया, इधर मेंबर को वापस उनके बेनिफिट के लिए दे दिया। इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है ताकि मेंबर्स को इसका बेनिफिट मिल जाए। बाकी रूल्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, सिंपल सी बात है, ज्यादा पढ़ोगे सीए फाइनल में, ठीक है। लिस्टेड कंपनी बच्चों जिनके शेयर्स मार्केट में बिक सकते हैं, मार्केट मतलब किराने का दुकान पे नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में बिक सकते हैं, दे आर कॉल्ड लिस्टेड कंपनीज, बराबर। सीधा सा पॉइंट हो गया। और जो कंपनियां लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनीज हो गई, सिंपल सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। आइए आप लोगों को मैं 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर करवाने में इंटरेस्ट है बच्चों। मैं जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को कर लें तो मजा आ जाएगा, आप लोगों को तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए जी देखते हैं क्या है। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, देखो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, यूज प्रॉफिट कमा रही है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च में ड्यू टू सम फेवरेबल पॉलिसीज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उस वजह से कंपनी को बहुत बेनिफिट भी हुआ है। कंसिडरेबल द डेवलपमेंट, कुछ मेंबर बच्चों डिमांड कर रहे हैं कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। आपसे अप्रोच किया गया, पूछा गया बताओ कितना मैक्सिमम अमाउंट अपन डिविडेंड का इनको दे सकते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और ये भी एग्जामिन करना है कि इसके प्रोविजन क्या है। बच्चों सेक्शन 8 आपने पूरा पढ़ लिया, कैसे आंसर दोगे, डेफिनेशन समझा दो, ऑब्जेक्ट्स किन किन कंडीशंस पे लाइसेंस मिलता है वो 3 चीजें बता दो। एक तो हमारा ये ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट हो गया, देन उसी में पैसा खर्च होगा, और रेस्ट्रिक्शन होता है डिविडेंड डिक्लेयर करने में। तीनों पॉइंट्स में समझा देना 1 2 3। और इस वजह से बहुत क्लियर कट मैटर है कि जो डिमांड आपने किया है वो सही नहीं है, क्वेश्चन का रेफरेंस देना। ये देखो क्वेश्चन का रेफरेंस दिया, पहले प्रोविजन दे दिया, देन क्वेश्चन का रेफरेंस दिया। द कंपनी इन क्वेश्चन इज सेक्शन 8 कंपनी एंड हेंस इट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। अगर मेंबर ऐसा कहते हैं तो गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी कभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, इवन बाउंड अप होने के बाद भी उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर में नहीं होगा। चलिए बच्चों, मिस्टर अनिल एक ओपीसी ओपन करते हैं 16 अप्रैल को, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कार बनाते हैं। टर्नओवर ओपीसी का पहला फाइनेंशियल ईयर बच्चों खत्म हो रहा है 31 मार्च 19 को, वो करीबन 2.25 करोड़ का पहला ही हो चुका है। अब हिसाब से तो 2 साल तक कंपनी कन्वर्ट नहीं होगी जब तक कि टर्नओवर या कैपिटल ज्यादा नहीं हो जाए। उसका फ्रेंड सुनील जो है वो ओपीसी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अब इन्वेस्ट करूंगा मतलब 2 मेंबर हो गए बच्चों, पहला से अपना अनिल है, अब सुनील हो गया, 2 मेंबर ओपीसी में तो हो नहीं सकते। सो दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू प्राइवेट कंपनी, किसको प्राइवेट में कन्वर्ट करते हैं, क्या ही ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चों? कंपनी को बने अभी 1 साल ही हुआ है, प्रैक्टिकली 2 साल तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन 2 सालों में टर्नओवर रेस हो जाए, एवरेज टर्नओवर 1 साल का एवरेज तो जितना है उतना ही दे रखा होगा 2.25, या कैपिटल इनकी 50 लाख से इंक्रीज हो जाए, तो क्वेश्चन में कैपिटल तो नहीं दिया लेकिन टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों प्रोविजन। और पूरा ओपीसी लिखना है क्या? नहीं बच्चों, जो कनेक्टेड पॉइंट है 262 के हिसाब से एक तो डेफिनेशन दे देना, ओपीसी में एक मेंबर होता है हैविंग ओनली 1 मेंबर, वो देने के बाद सिर्फ वो पॉइंट लिखना बच्चों जहां पे कन्वर्जन वाला पॉइंट है, 2 इयर्स वाला और 50 लाख वाला और 2 करोड़ वाला, और वो देने के बाद क्वेश्चन समझा करके फाइनल आंसर आप लोग दे देना कि बिल्कुल मिस्टर अनिल कन्वर्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा है। क्लियर मैटर। नंबर नेक्स्ट बच्चों ऐसा ही।
एमएनओ 1% कंपनी है, इनकॉर्पोरेट होती है ड्यूरिंग 15-16 के अंदर। ऑथोराइज कैपिटल है बच्चों 45 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है, कैपिटल पूरी सब्सक्राइब है बच्चों। टर्नओवर 15, 16, 16, 17 2 सालों के अंदर 2 करोड़ और 2.5 करोड़ है बच्चों। 2 करोड़ और 2.5 करोड़ मिला करके अगर मैं एवरेज इनका निकालूं तो इनका 2 करोड़ से बाहर जा रहा है बच्चों। 4.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो अपने को साफ पता लग रहा है यहाँ पे कि 2.25 करोड़ जा रहा है, यानी कि 2 करोड़ से बाहर जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों 2 साल भी हो चुके हैं, 2 साल बाद तो रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं वैसे भी। प्रमोटर ऑफ द कंपनी सीक योर एडवाइस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। वो चाहता है कि भाई 17-18 में, मतलब 2 साल निकलने के बाद 17-18 में वो चाह रहा है कि किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर दे। एडवाइस करोगे क्या करना है, बराबर। 2 कंडीशंस में आपसे पूछा, नवंबर 18 का क्वेश्चन है बच्चों। इफ प्रमोटर इंक्रीज द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बाय 10 लाख, 17-18 में वो कैपिटल बढ़ा रहे हैं बच्चों। 17-18 में कैपिटल 45 की जगह 55 लाख हो जाएगी और टर्नओवर बच्चों 17-18 में 3 करोड़ हो जाएगा। सही सीधा पॉइंट अगर बोलूं तो इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आप 10 लाख से बढ़ाओ और 55 लाख करो या मत करो, टर्नओवर आपका बढ़ा करके 3 करोड़ करो 17-18 में या मत करो, कुछ भी हो जाए, after completion of 2 year voluntarily company can convert into any other type of company except section 8 कंपनी अपने पढ़ा था। तो यही सबसे पहले तो बच्चों प्रोविजन समझाना, वही वाला प्रोविजन बच्चों ओपीसी का डेफिनेशन और सेम वही प्रोविजन अपने को समझा देना है। फिर हमने कहा कि पहला पॉइंट, अगर प्रमोटर इंक्रीज करते 10 लाख से तो 55 लाख हो जाएगी, मैंने आपको कहा था। लेकिन इटसेल्फ वो कन्वर्ट हो सकती है बच्चों, 2 साल हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप बात को। एमएनओ मे कन्वर्ट इटसेल्फ वॉलंटरली इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी ड्यू टू इंक्रीज इन पेड अप शेयर कैपिटल। 50 लाख रुपए भले ही आप उसको 50 से ऊपर करें, लेकिन 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो वॉलंटरली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर भले ही 10 लाख बढ़ा करके करें। सेकंड नंबर के ऊपर बच्चों 3 करोड़ अगर हो गया है, देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर, क्योंकि रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं। पर प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको अगर सीधा सीधा बताऊं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनका भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि 2 साल कंपनी को वैसे भी कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब 2 साल वैसे भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए बच्चों, इस बार स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन है, देखिएगा। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विद अ पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों 45 लाख की, समझिएगा। स्मॉल कंपनी में भी यही 2 रिक्वायरमेंट है, 45 है। टर्नओवर इनका 3 करोड़ का, भाई साहब गड़बड़ हो गई, यहाँ तो टर्नओवर 2 करोड़ का होना चाहिए था। एक भी कंडीशन हटी, दुर्घटना घटी, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी का मीनिंग बच्चों पूरा डेफिनेशन लिख देना, एग्जामिन करना सबसे पहले। वेदर एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी नहीं ले सकते सर, 3 करोड़ हो गया है। लेकिन इन्होंने पूछा अगर ये 3 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ होता तो बिल्कुल बच्चों हो सकता था, क्योंकि कैपिटल भी आपकी 50 से कम है और टर्नओवर भी आपका 2 करोड़ से कम है, दोनों ही एक साथ पूरी हो रही है, तो यहाँ स्मॉल कंपनी हो सकती है। देखें, देखो पूरी स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पूरा 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 जितना है सबका सब छोटा ही है, इसलिए पूरा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये देखो इन्होंने लिख दिया 50 लाख और 5 करोड़ और ये आ गया आपका 20 करोड़, ये भी अब चेंज हो गया बच्चों, 5 करोड़ 20 भी अब चेंज हो चुका है। तो वो जो नया फ्यूचर की बात वाला आप चाहें तो लिखना, लेकिन क्वेश्चन अभी भी 50 लाख से ही करना है और ये 2 करोड़ से ही करना है, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। देखो प्रेजेंट केस में कैपिटल 45 लाख की है जो 50 लाख से कम है इनकी बराबर से, लेकिन सेकंड क्राइटेरिया जो है बच्चों वो 2 करोड़ का है, जबकि यहाँ 3 करोड़ हो रही है। सो पहले वाले कंडीशन में तो इनको स्टेटस मिलने वाला नहीं है, लेकिन सेकंड वाली में अगर टर्नओवर कम हो गया, दोनों क्राइटेरिया पूरे, बिल्कुल स्मॉल कंपनी बन जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत फटाफट कर रहे हैं बच्चों। अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन, 1/4 को एजुकेशन का काम शुरू करती है विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी नॉमिनल डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है। 30 मार्च 2018 को बच्चों 8 साल 9 साल बाद में इट केम इनटू द नॉलेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सैड स्कूल वाज ऑपरेटिंग बाय वायलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्लॉज, बराबर, ड्यू टू व्हिच इट वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। तो यहां लास्ट में जाकर के बोला कि ये एक्चुअल में सेक्शन 8 कंपनी है, और जिन बेसिस पे इनको सेक्शन 8 कंपनी का ग्रांटेड हुआ था, स्टेटस लाइसेंस मिला था, वो ऑब्जेक्ट्स इन्होंने चेंज कर दिए, वो कंडीशन इन्होंने ब्रेक कर दिए बच्चों। क्लियर बोल दिया आपको क्वेश्चन में, और आपको सीधा बोला इस रिलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, आरओसी बोले, आरडी बोले, बच्चों एक ही बात है, घबराना मत कि सर अपन ने तो आरडी पढ़ा था, सीजी कैसे आ गया, एक ही बात हो गई, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी का पूरा डेफिनेशन वगैरह दीजिए, लाइसेंस किन कंडीशंस के ऊपर मिलता है बच्चों वो भी दीजिए, और फिर बताइए कि क्या होता है जब लाइसेंस रिवॉक होता है, मतलब अगर आपने उन कंडीशंस को ब्रेक किया तो लाइसेंस रिवॉक हो जाएगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक कर देगी बच्चों, और ये पॉइंट्स में लिख देना आप चाहें तो, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वापस से आ जाएगा बच्चों। उसके साथ साथ अगर वो चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं आप ये भी जानते हो, किसी और सेम कंपनी के साथ अमालगमेशन का ऑर्डर भी दे सकते हैं, या फिर बच्चों वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी यहां पे दिया जा सकता है। ये देखिए थर्ड पॉइंट में अपन ने लिखा है कि या तो अमालगमेट करे किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ में, और या फिर बच्चों वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। सर इन्होंने तो इतना बड़ा लिखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इन्होंने फुल पैराग्राफ लिख दिया। आपको जो सिचुएशंस पॉइंट्स बताए गए हैं वो आप आंसर में लिख सकते हैं कि लाइसेंस रिवोकेशन पे क्या होता है। बराबर क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। हाँ, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर तो अपने को देना ही देना है, और फिर अमालगमेशन का या वाइंडिंग अप का या कन्वर्जन का ऑर्डर दिया जाएगा। अब बच्चों सेक्शन 3 आप लोगों के कोर्स में 3A जो कहता है कि 6 महीने मतलब मेंबरशिप में 7 या 2 से अगर कम हो गए तो 6 महीने का टाइम है, मैंने आपको रिवीजन में बताया है ना। फिर आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया उसके ऊपर, अगले चैप्टर में आप इस पे क्वेश्चन कर चुके हो थर्ड वाले चैप्टर के अंदर। और अगर 7 से या 2 से कम होता है तो 6 मंथ्स में या तो नंबर बढ़ा दो, या नंबर नहीं बढ़ा सकते हो तो वाइंडिंग अप स्टार्ट कर दो, बराबर से। तो और नहीं तो जो भी मेंबर उस वक्त में जो नॉलेजेबल मेंबर्स थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल, जिनको पता था, कॉग्निजिबल थे, वो सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। एबी लिमिटेड बच्चों 7 शेयर होल्डर हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं। 30th अप्रैल को ऑल द शेयर्स ऑफ एक्स, एक शेयर होल्डर है, वो वाई को सोल्ड होते हैं बच्चों, तो 7 ही शेयर होल्डर हैं, आप जानते हो 7 ही लोग हैं। और अगर एक मान लीजिए कि 7 शेयर होल्डर में कौन कौन होता है, 1 मिनट के लिए मैं नाम यहाँ पे लिख दूं कि ये एक्स वाई जेड 3 तो है ही है, उसके अलावा ये एबीसीडी 4 और हो गए, बराबर। 3 का तो क्वेश्चन में नाम दिया है। अब बच्चों यहां बोला कि कोर्ट के ऑर्डर से एक्स के सारे शेयर वाई को सेल हो गए, कोई आपस में डिस्प्यूट था, कोर्ट का ऑर्डर था एक्स के सारे शेयर वाई को दे दो, तो ऐसे में बच्चों अब यहाँ 6 मेंबर्स ही अपने पास में बच जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सोल्ड टू बाय इन एन ऑक्शन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जेड हमारा जो शेयर होल्डर है बच्चों, ये वाला, ये तब से यूएसए में ही है बेचारा, स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से जनवरी में ही चला गया होगा, है ना, यूएसए में जनवरी से। और इन डेवलपमेंट्स के बारे में उसको पता ही नहीं है, पर वो पढ़ा था ना ऐसा मेंबर जिसको कुछ पता ही नहीं हो। अब कंपनी बच्चों बिजनेस कंटिन्यू करती है, और बच्चों दिसंबर 18 तक पहुंच गई। अब अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको कंपनी बंद कर देनी चाहिए थी या नंबर बढ़ाना चाहिए था, कुछ भी नहीं किया। इवन दिसंबर में जाकर के आपने बच्चों 10 लाख रुपए का लोन लिया है। सीधा क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि बताओ 10 लाख के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बच्चों सबसे पहले चलो कंपनी तो होती है, पर कंपनी के पास में नहीं है। देखो आगे लिखा भी है, लेटर कंपनी वॉज वाउंड अप। बच्चों देख लो, कंपनी बंद हो गई है, वाउंड अप हो गई, और कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटीज पे करने के लिए। तो बैंक यहाँ पे सूट फाइल करती है वाई और जेड के अगेंस्ट के अंदर, बराबर। अब सिर्फ 2 ही क्यों, बाकी के 4 शेयर होल्डर जो और है ना अपने पास में एबीसीडी, आप जानते हो सबकी ज्वाइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये 2 चुकाएंगे तो वापस बाकियों से रिकवर भी करेंगे, टेंशन मत लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हो, है ना। बैंक ने क्या किया, वाई और जेड पे केस कर दिया कि भैया कंपनी के पास पैसा नहीं है, 6 महीने से ऊपर का टाइम निकल गया, अब जो लायबिलिटी होगी उसके लिए आप दोनों रिस्पॉन्सिबल हो। आपसे पूछा गया बताओ क्या करना है। ये भी पूछा गया कि अगर ये लोन मार्च में लिया होता, बच्चों मार्च में लिया होता तो कंपनी ही लायबल होती, क्योंकि वो 30 अप्रैल के पहले का है, तब तक तो रिडक्शन कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। तो पहले तो सेक्शन 3 ये पूरा समझाना बच्चों, देखो पूरा 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 यहां तक समझा है, पूरा जितना है। इन ये देखो सेवरली लाइबल होंगे, वो होंगे, सब कुछ लिख दिया। इन दिस क्वेश्चन वाई इज पर्सनली लाइबल फॉर द लोन। सिर्फ वाई ही क्यों है इस बार, क्योंकि जेड बच्चों लाइबल नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के बाहर था, एंड नॉट कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट फॉर रिडक्शन। जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ था सेक्शन में, वही लाइबल होगा जो कॉग्निजेंट हो, ये बेचारा नॉन कॉग्निजेंट है तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बराबर ध्यान रखोगे। ये मार्च में अगर लोन लिया जाता तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, और कंपनी नहीं पे कर पा रही है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बिकॉज तब मेंबर्स की लायबिलिटी बच्चों लिमिटेड होती है। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो, छोटा सा आखिरी क्वेश्चन है, मैंने बस हिंट देके रखा है, देखें आप लोग समझ जाओगे। दीपेश हैज फॉर्म्ड अ 1% कंपनी विद हिज वाइफ रुचि एज अ नॉमिनी। दीपेश ने कंपनी बनाई, रुचि को नॉमिनी बनाया। फॉर लास्ट 3 ईयर जो रुचि है वो सफरिंग फ्रॉम इलनेस, और उसके ये हार्ड फैक्ट उस बेचारे को पता भी है दीपेश को, तो वो चाहता है कि नॉमिनी को चेंज कर दे, कोई नया नाम लिख दे, ठीक है। तो एक तरफ उसका फ्रेंड है बच्चों रोहित, बराबर, और दूसरी तरफ उसकी डॉटर है बच्चों जो 9 साल की अभी। आपके हिसाब से किसको नॉमिनेट करना चाहिए उसको? बहुत सीधा सा प्रोविजन है, मेरे ख्याल से आप जानते हो, मैंने हिंट दिया कि अपने फ्रेंड को अपॉइंट करेगा। 2 ही चॉइस है तो फ्रेंड को करेगा। सर फ्रेंड को क्यों करेगा? बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा था
कोई भी माइनर जो है वो एज नॉमिनी अपॉइंट नहीं हो सकता है ओबीसी के अंदर। तो जब माइनर नहीं हो सकता है तो फिर एक ही चॉइस अपने पास में बची, बच्चों फ्रेंड को अपॉइंट करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, इन्हीं चीजों पे आएंगे। सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये सारा हमारा रिवीजन हो गया बच्चों। आगे का पार्ट हम लोग कर चुके थे, कैपिटल का पार्ट बहुत छोटा सा आप लोग कर लेंगे। तो फटाफट से जिन्होंने पूरा पढ़ लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट से इस चैप्टर को नोट साथ में लेकर के बैठना और फटाफट से रिवीजन करके डाल देना। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब कुछ बहुत आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोगों, तो फिर जल्द ही देखते हैं, वापस मुलाकात होगी। एलएलपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। एलएलपी का वीडियो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 पार्ट में उसको प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जो सेक्शंस मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए, अगर कोई पूरा एलएलपी कर चुका है तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन किसी को लग रहा है सर एलएलपी हमसे संभल नहीं पाएगा, बहुत बड़ा है, तो बेटा छोड़ के जाने से बेटर है कम से कम जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताए, इंपॉर्टेंट है नो गारंटी भी आएंगे ही, तो वो जो बताए उनको एक बार करके चले जाए, शायद किस्मत साथ दे दे और उनमें से क्वेश्चन आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। चांस अपन ले सकते हैं बच्चों, इतना आप करिए। फिर मुलाकात होती है, बाय बच्चों।